अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं सजाद हुसैन। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर हैं उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का फंक्शंस क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेसेसिटी क्या है। तो आज हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कितना ज़्यादा अहम होता है। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। We need political parties because they perform all these functions. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promise to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality, but no one will responsible for how the country will be run. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है हमारे लिए वो कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहता है कि इससे पहले हमने जो फंक्शंस पढ़ा था, फॉर एग्जांपल पार्टीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, पार्टीज़ हुकूमत चलाता है, पार्टीज़ ये करते हैं, पार्टीज़ वो करता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है इससे पहले हम जो वीडियोस में मैंने बताया कि वो था वो मतलब वो सारी चीज़ें क्या था, पार्टीज़ का फंक्शन, मतलब उनका काम क्या होता है। तो आज हम इसमें ये देखेंगे कि उन मतलब पार्टीज़ कितना ज़रूरी कितना है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जितना ज़्यादा पार्टीज़ फंक्शन करता है उस हिसाब से पार्टीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़रूरियात या उसका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, तो आप 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मान लीजिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बगैर एक कंट्री है तो उसमें कैसा हाल होगा। ना तो हम उसमें इलेक्शन तो हम कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी हम वोट दे सकता है पार्टी के बगैर भी, लेकिन कल को अगर हुकूमत में कोई खिलाफ या गलत कोई काम होता है या हुकूमत का ज़िम्मेदारी उठाने वाला कोई पार्टी ही नहीं होगा तो उस देश का डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हमें देखना है कि पार्टीज़ का इम्पोर्टेंट हमारे लिए कितना है तो हमें क्या करना है, एक ऐसे सिचुएशन को समझना है जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मतलब हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी हो लेकिन वहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टी न हो तो हमारे डेमोक्रेसी का क्या हो सकता है, क्या ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकता है। चलो वोटिंग तो हो जाएगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हम निकालेंगे, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सरकार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होता तो लोगों से कोई भी वादा नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल अगर लोगों का कोई शिकायत है तो उस शिकायत को कौन सुनता है, सरकार सुनता है। सरकार में कौन होता है, पॉलिटिकल पार्टी होता है। अभी फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान की सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी क्या करेंगे, हमारी शिकायतें सुनेंगे तो बीजेपी उनको हल करने की कोशिश करेंगे। फिर कांग्रेस आएगा, फिर कांग्रेस उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से लाइक वाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना जिम्मेदारियाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में निभाते जाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो तो कोई भी जिम्मेदारी लेके काम करने वाला डेमोक्रेसी में हमें नहीं रहेगा। We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all the countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि नॉन पार्टी में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है।
बहुत सारे पंचायत के इलेक्शन में या म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होते हैं तो उनकी इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा हमें शॉर्टकमिंग्स या डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिलता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी देश में या किसी पंचायत में या किसी गाँव में या किसी शहर में इलेक्शन तो होता हो, ठीक है, एमपी का हो, एमएलए का हो, पंचायत का हो, म्यूनसिपैलिटी का हो, इलेक्शन तो होता है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो हुकूमत भी चलाता है, लेकिन उस हुकूमत के ऊपर कोई स्टेबिलिटी या कोई मजबूत जो मतलब ग्रिपिंग होता है, जो मजबूत ठिकाना होता है उसका, वो नहीं रहता है। क्योंकि अगर हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो अभी बीजेपी का सरकार है, फिर कांग्रेस का सरकार आएगा, कोई ना कोई तो पॉलिटिकल पार्टी है ना। अगर सरकार कोई गलत काम करता है तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है, जिसकी बदौलत वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड इसके अपोजिट में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या कर सकता है? अगर कल को सरकार में कोई काम गलत करता है तो हम किसको बताएंगे? ठीक है, तो हम अपने गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं चाह के भी, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बेशक पॉलिटिकल पार्टीज़ का नुकसान और इसका डिसएडवांटेजेस या इसका शॉर्टकमिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन किसी भी स्मॉल या बिग कंट्रीज़ में, ओल्ड या न्यू कंट्रीज़ में, डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सारे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एग्जिस्ट होता है। The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracy. As we have seen, large societies need representative democracy. As societies become large and complex, they also need some agencies to gather different views on various issues and to present this to the government. हमें भी यहाँ पे पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो दुनिया के सारे कोनों से राइज हो रहा है। जितना जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो स्टेप होता है, इक़दाम होता है, जो कदम होता है वो मज़बूत हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या हो जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मीन्स नुमाइंदा। हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को या हम अपने नुमाइंदे को, अपने लीडर को चुनता है। चुनने के बाद हम उससे अच्छी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखता है। दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए ही हम सही रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकता है, नहीं तो बिना पॉलिटिकल पार्टी के हम गली में घूमने वाला कोई लड़का वहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के ज़रिए आज वर्ल्ड में जो है पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने रखता है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या अपने लीडर्स को ऊपर अपने वोटिंग के ज़रिए हम उसको रखते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से? पॉलिटिकल पार्टीज़ की मदद से, ठीक है। दे नीड इट they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। अगर हम अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, 100-200 मेंबर्स हैं नेशनल लेवल पे, 500-1000 तक हैं, ठीक है। तो ये सारे मेंबर्स क्या करता है? कल को अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर, जितने भी एमपीज़ हैं, मेंबर पार्लियामेंट, सब मिलकर सरकारें बनाता है। फिर सरकार बन जाते हैं और ये अपना काम अच्छे से करने की कोशिश करता है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो सरकार में आ जाता है वो अपना काम सही से नहीं करता है तो इसके अपोजिट में जो अपोजिशन पार्टी है, जो इलेक्शन में हार जाता है, वो अपोजिशन बन जाता है। वो उस पार्टी को क्रिटिसाइज़ करता है, वो उसको नुक्ताचीनी करता है, इसलिए वो जो हुकूमत में है वो पार्टी रास्ते पे रहता है। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करता है? जो पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरा जो पार्टी का ग्रुप जो सरकार में आता है, फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस सरकार में नहीं है, तो कांग्रेस उनको क्या करेंगे? कभी कभी उनको
क्रिटिसिज्म करेंगे, कभी कभी उनको नुक्ताचीनी करेंगे ताकि वो गलत काम ना करे, सही काम करे। तो अपोजिशन का काम ही यही होता है कि रूलिंग पार्टी के ऊपर नज़र रखना, ठीक है। तो इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी सरकारें बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, जस्टिफाई और अपोज देम, जो गलत चीज़ें होते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट हैज़। We can say that parties are a necessary condition for a democracy। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा अहम काम होता है, जिसके बदौलत वो सरकार को चलाने की कोशिश करता है। एज ए रिज़ल्ट क्या हो जाता है, समाज में इनकी बदौलत जो है अच्छी चीज़ें भी होते हैं और बुरे चीज़ें भी होते हैं। तो ये था पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेसेसिटी। आप हम देखेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, मींस हमारे पास हिंदुस्तान में कितने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ है अभी, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस formal sense, there are a large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered within the Election Commission of India, but not all these parties are serious contenders in the elections. Usually only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. So the question is how many major or effective parties are good for a democracy, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो हमारा हेडिंग है चैप्टर का वो ये है कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, हमारे पास कितना पार्टी होना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, दुनिया के किसी भी जमहूरियत वाला कंट्री में आप आज़ाद हो अपना एक अलग पार्टी बना सकता है और उस कंट्री के इलेक्शन कमीशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मली बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। 750 मीन्स 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो है हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर किया गया है। लेकिन उसमें से सारे 750 की 750 इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। ये ऐसे ही पार्टीज़ बना के रखा है, अभी ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है या कुछ और है, ये इलेक्शन नहीं लड़ता है। सिर्फ उसमें से कुछ पार्टीज़ ही इलेक्शन लड़ता है, बाकी दूसरे पार्टीज़ के साथ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर कोलिशन सरकार बनाता है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या डेमोक्रेसी में पार्टी जब ज़्यादा है तो वो सरकार अच्छे से चलेंगे, या डेमोक्रेसी में एक महदूद पार्टी होना चाहिए, क्या डेमोक्रेसी में कितना पार्टी होना चाहिए और पार्टीज़ जो है कैसे होनी चाहिए, ठीक है। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टीज इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दिस आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान वन पार्टी सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यहाँ पे दुनिया भर का पार्टी है। दुनिया के कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक पार्टी ही अलो किया जाता है, ठीक है। सिर्फ उस ऐसे कंट्रीज होते हैं जैसे कि चाइना होता है, चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके सामने आप कोई दूसरा पार्टी नहीं बना सकता है, ठीक है। आपको वोट भी उसी पार्टी को करना है। तो उस कंट्री को जो कंट्री जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी होता है, जस्ट माना ये क्या होता है, जस्ट नियरर टू द डिक्टेटरशिप, ये बादशाही हुकूमत की तरह ही होता है, क्योंकि वहाँ पे किंग हुकूमत चलाते हैं, यहाँ पे ये पार्टी हुकूमत चलाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसको सही से डेमोक्रेसी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो लोगों के पास चॉइस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ वन पार्टी सिस्टम होता है। तो जो कंट्री जहाँ पे सिर्फ पूरे सरकार को या परमिशन जो है पार्टीज़ बनाने का नहीं होता है, सिर्फ एक ही पार्टी होता है या एक ही पार्टी बनने का परमिशन होता है, दैट इज़ जैसे चाइना में है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो हम उस कंट्री को क्या बताएंगे, वन पार्टी सिस्टम हम उसको बताएंगे, क्योंकि उसमें कितने पार्टी हैं, सिर्फ एक ही पार्टी है। इसके बाद इन क्लास 9 वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। अगर हम 9 क्लास की बात करेंगे तो चाइना में सिर्फ कौन से पार्टी हुकूमत करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। और चाइना में सिर्फ यही एक ही पार्टी है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी, इसीलिए चाइना को हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर
Power. We cannot consider one party system as good option because this is not a democratic option. Any democratic system must allow at least two parties to compete in election and provide a fair chance for the competing parties to come to power. अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन कहने को चाइना डेमोक्रेसी है, लेकिन हम इसको सही से डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं बिकॉज डेमोक्रेसी में लोगों के लिए वोट करने का दिन या वोटिंग में ऑप्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाइना के लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उनको सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को वोट करना ही करना है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं बिकॉज डेमोक्रेसी में तो चॉइस होता है और डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पार्टी है, तो हम इसको सही से डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सही कंप्लीट डेमोक्रेसी में बहुत सारे पार्टीज़ होने चाहिए और उन पार्टीज़ के बीच में पॉलिटिकल कंपटीशंस भी होना चाहिए। In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist, contest elections, and win a few seats in the national legislature, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party is called two-party system. ठीक है। अभी हमने वन पार्टी सिस्टम के बारे में बात किया जहाँ पे हमने चाइना का एग्जांपल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ दो पार्टी होता है, ठीक है। दो पार्टी सिर्फ, ठीक है, सिर्फ दो पार्टी होता है, उसके अलावा कोई भी पार्टी अलाउ नहीं होता है। उस पार्टी में क्या हो जाते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं सिर्फ यही दो पार्टी करते हैं, ठीक है। और कोई भी पार्टी नहीं बना सकता है, सिर्फ दो पार्टी बना सकता है। Only the two main parties have a serious chances of winning majority. इन दो पार्टीज में से एक को तो जीतना ही होता है। इस पार्टी को हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो चाइना का जो हमने बेस्ट एग्जांपल दिया है दैट इज़ वन पार्टी सिस्टम, उसको हम सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। दैट इज़ उसका एग्जांपल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिर्फ वहाँ पे एक ही पार्टी अलाउ होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे बताया कि जिस कंट्री में दो पार्टीज होते हैं उसको हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, या हम इसको बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। बाई फिर हाइफिन आता है, फिर पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम, ठीक है। अगर हम अमेरिका और बरतानिया की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो पार्टी सिस्टम है, ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है, जैसे यहाँ पे अमेरिका में है, ठीक है। इसके बाद इफ़ सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it as multi-party system. Thus in India we have a multi-party system, ठीक है। अगर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पावर के लिए compete करता है और चाइना में एक पार्टी है, अमेरिका और बरतानिया में दो पार्टी हैं, इसलिए हम पहले वाले को सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। जहाँ पे सिर्फ एक होता है, जहाँ पे सिर्फ दो होता है उसको हम बाई पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे हम यूके और यूएसए की एग्जांपल हमने दिया। लेकिन कुछ कंट्रीज़ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है और बहुत सारे पार्टीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, और जो अगर अकेला जीतना चाहते हैं वो जीत के पार्लियामेंट में सरकार बना सकता है, लेकिन जो अगर नहीं जीतना चाहते वो अलायंस या कोलिशन सरकार भी बना सकता है। तो इस कंट्री को हम कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी मीन्स जहाँ पे मोर देन 3 और 3 से ज़्यादा 1000-2000 तक जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आप बना सकते हैं। तो इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टीज़ होते हैं, ठीक है। Thus in India we have a multi-party system. In this system the government is formed by various political parties coming together in a, तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान को हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में सरकार बनाते समय मल्टी पार्टी सिस्टम्स में बहुत सारे पार्टीज़ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और जिसको ज़्यादा वोट आता है वो सरकार बनाता है, जिसको कम वोट आता है वो दूसरों की मदद से बनाने की कोशिश करता है। इसी को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट।
When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front। ठीक है, जब हिंदुस्तान जैसे कंट्रीज में जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, मींस 1, 2 और मोर देन 3 पार्टीज होते हैं, उस कंट्रीज में क्या होता है, उन कंट्रीज में अगर एक पार्टी को ज़्यादा मेजोरिटी आ जाता है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो वो दूसरे 2-3 कंट्री पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनकी मदद लेकर एक कोलिशन सरकार बनाने की कोशिश करता है। उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट भी कहते हैं, अलायंस भी कहते हैं और ए फ्रंट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस इन 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, जब 2004 में इलेक्शन हुआ था तो 3 अलायंस बना था पार्लियामेंट में। ठीक है, एनडीए सरकार जो मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो अभी बीजेपी जिसको चलाता है, ठीक है, बीजेपी जो अभी हुकूमत कर रहा है, उसके साथ जितने भी छोटे पार्टी से हम उसको एनडीए सरकार कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, इसके बाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का मतलब ये है कि जो कांग्रेस यूपीए इसको हम कहते हैं, यूपीए सरकार, जो कांग्रेस और इसके जो ग्रुप होते हैं, जब कांग्रेस और अपने साथ जब कांग्रेस क्या करता है, हुकूमत बनाते हैं, उसको हम कहते हैं यूपीए। और एक होते हैं लेफ़्ट फ्रंट, जो इन दोनों के साथ नहीं है, जो अपना एक अलग अलायंस बनाने की कोशिश करता है। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लेट्स टू political instability. At the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का फ़ायदा यही होता है कि इसमें लोग जो है सही से अपने नुमाइंदे को चुन सकता है। सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर? परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। Party system is not something any country can choose. It evolves over a long time depending on the nature of society. It is social and regional divisions. It is history of politics and it is system of elections. This cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लास्ट में ये कहता है कि बेटा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आपको अच्छा लगा। ठीक है, 1 पार्टी सिस्टम ठीक है, 2 पार्टी सिस्टम ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि ये क्वेश्चन ही उतना ज़्यादा सही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है पूछना कि कौन सा पार्टी सिस्टम किस देश में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि असल में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हम बनाता नहीं है, वो कंट्री के हिस्ट्री के हिसाब से, कंट्री के नेचर के हिसाब से, कंट्री के समाज के हिसाब से, कंट्री के पॉपुलेशन के साइज़ के हिसाब से बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अभी इंडिया में डिफरेंट मज़हब के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत लार्ज टेरिटरी है, जगह है, तो इसीलिए इन सब को मद्देनज़र रख कर क्या किया, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पे पैदा हो गया। ठीक है, तो वो मतलब पार्टी सिस्टम चाहे 1 हो, 2 हो या मल्टी हो, वो किसी न किसी बहाने की वजह से बन जाता है। हमारे आज़ादी से लेकर आज तक, जो आज़ादी के टाइम पे नेशनल कांग्रेस था या इसके बाद बीजेपी बना या कुछ और पार्टीज़ बना 70s 80s में। ठीक है, तो इसी तरीके से किसी स्ट्रगल में या किसी फ्रीडम फाइटिंग के टाइम पे या किसी और चीज़ों के टाइम पे ये पार्टी सिस्टम चाहे 1 बनना हो, 2 बनना हो या मल्टी बनना हो, बन जाता है विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, हालात के हिसाब से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम पार्टी सिस्टम को बनाता नहीं है, 1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, बल्कि ये इवॉल्व हो जाते हैं, EVOLVE, इवॉल्व मीन्स ग्रो हो जाते हैं विद द चेंजिंग टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस एज पर द सिचुएशन। तो उसी के हिसाब से हमें अपनी कंट्री में उस पार्टी को चलाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, if India has evolved a multi-party system, it is because the social geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties। ठीक है, अगर हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ये हमने बनाया नहीं है, बल्कि ये हमारे सिचुएशन के हिसाब से हमें यहाँ पे ग्रो हुआ है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, सिर्फ एक पार्टी जो है सारे पॉपुलेशन को संभाल नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोशली अलग अलग लोग हैं, जोग्राफिकली अलग अलग जगहों में, अलग अलग पहाड़ी शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं। इन सब को संभाल के रखने के लिए
3 से ज़्यादा पार्टीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस। ठीक है, कोई भी सिस्टम या कोई भी सिचुएशन जो है वो आइडियल नहीं होता है। हम अपने जहन में सोचेंगे कि 1 होगा, 2 होगा पार्टी, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन उस हिसाब से असल में नहीं होगा। जितना भी पार्टीज़ बनना होता है वो सिचुएशन के हिसाब से बन जाता है और उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकता है और उसके अगेंस्ट हम कुछ कर भी तो नहीं सकता। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बन जाता है विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में हम डिटेल फिर से पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।